हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है ऋतु चौधरी और मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ यूपीएसआई स्पेशल करंट अफेयर्स की क्लास। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। फर्स्ट क्वेश्चन है, पार्थेनियम फ्री पोवितोरा अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? मेघालय, मणिपुर, असम या फिर त्रिपुरा? तो ये शुरू किया गया है आपका असम राज्य में। अब ये पार्थेनियम फ्री पोवितोरा है क्या? ये पार्थेनियम ये है आपकी एक प्रकार की घास। क्या है ये? घास, या जिसे खरपतवार भी आप कहते हो। आपने लोकल लैंग्वेज में सुना होगा गाजर घास या फिर कांग्रेस घास, यही इसी के नाम है। अब ये अभियान क्यों शुरू किया गया है असम में? पोवितोरा एक वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसमें इस अभियान को शुरू किया गया है 3 दिन के लिए, ताकि वहां की जैव विविधता को और वहां जो फेमस है एक सींग का गैंडा और बाकी वन्य जीवों को सुरक्षित किया जा सके। क्योंकि ये जो घास है ये बहुत ही जहरीली और खतरनाक घास है। इससे बीमारियां बहुत जल्दी होती हैं, चाहे वो इंसानों में हो या फिर जानवरों में हो। इंसानों में अस्थमा जैसी, स्किन एलर्जी जैसी बीमारी इससे देखी जाती हैं। सबसे पहली बार जब इस घास को हमारे इंडिया में देखा गया था वो देखा गया था 1955 में। कहाँ देखा गया था? तो ये देखा गया था पुणे महाराष्ट्र के अंदर, इसे सबसे पहली बार देखा गया। उसके बाद ये धीरे धीरे हमारे पूरे भारत में फैल गई। और ये माना जाता है कि ये जो घास है ये आई कहाँ से है, इसकी उत्पत्ति है कहाँ से? तो आपके अर्जेंटीना, त्रिनाद, अमेरिका, आपके मेक्सिको, इन देशों से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। असम के पोवितोरा वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ है आपका? ये आपका असम के अंदर एक जिला है मरीगांव, उसके उस जिले के अंदर है। और इसके पास जो सबसे नजदीक शहर है वो है आपका गुवाहाटी। गुवाहाटी के ये पूर्व में स्थित है। और ये जो शुरू किया गया था ये शुरू किया गया था 1987 में, इसके बनाया गया था। ये 3 दिवसीय पार्थेनियम फ्री पोवितोरा विशेष सफाई अभियान की शुरुआत की गई है। क्यों की गई है, क्या उद्देश्य है? जो मैंने अभी आपको बताया है कि ये एक क्या है, आक्रामक खरपतवार जिसका पूरा नाम है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस को हटाकर जैव विविधता की रक्षा करना और भारतीय एक सींग वाले गैंडे समेत सभी वन्य जीवों की सुरक्षा आवास को सुनिश्चित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। पार्थेनियम जिसे आप गाजर घास, सफेद शीर्ष या कांग्रेस घास के नाम से भी जानते हैं, ये बहुत ही आक्रामक और जहरीली खरपतवार है या घास है। नेक्स्ट है, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त, 15 अगस्त, 12 अगस्त या फिर 18 अगस्त को? तो ये आपका मनाया जाता है 12 अगस्त को। क्यों मनाया जाता है? कब से इसकी शुरुआत हुई? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो आपकी 2012 से हुई थी। 2012 में ये दिवस पहली बार मनाया गया था और तभी से इसकी शुरुआत हुई थी। क्यों मनाया जाता है? तो ये इसलिए मनाया जाता है ताकि हाथियों का संरक्षण किया जा सके। इसके लिए आपने देखा, एक प्रोजेक्ट देखा है, पढ़ा होगा, एलिफेंट प्रोजेक्ट, जो सरकार के द्वारा 1992 यानी 1992 में शुरू किया गया था। क्यों? ताकि हाथियों का संरक्षण किया जा सके। आपने पुरानी मूवीज में भी देखा होगा कि क्या होता था, हाथियों के जो दांत होते हैं उनकी तस्करी की जाती थी। उसके लिए क्या होता था, हाथियों को मारा जाता था। तो इसी की रोकथाम के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया गया था। उसके बाद 2010 में हाथी को क्या करा था, नेशनल हेरिटेज एनिमल घोषित किया गया था, यानी कि राष्ट्रीय धरोहर पशु, राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया था हाथी को। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु हाथी को घोषित कर दिया गया था 2010 में। और आपको ये पता होगा कि जो हाथी अस्पताल है, हमारे भारत का पहला हाथी अस्पताल मथुरा के अंदर है। और
हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा हाथी पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आपके कर्नाटक में। कहाँ पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा हाथी पाए जाते हैं कर्नाटक के अंदर। और हमारे इंडिया में जो हाथी पाए जाते हैं वो है आपके एशियन एलिफेंट। कौन से एलिफेंट है, कौन सी प्रजाति है? तो वो है एशियन एलिफेंट या एशियाई हाथी। ये हमारे इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। विश्व हाथी दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। हाथियों के संरक्षण, उनकी सुरक्षा और आवास की रक्षा के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इस दिन को मनाया जाता है। इसकी 2025 की थीम क्या थी? तो हाथियों की मदद के लिए दुनिया को एक साथ लाना, ये इसकी 2025 की थीम रही। इसकी शुरुआत हुई थी 2012 में। कनाडा की एक फिल्म निर्माता ही थी, वो थी आपकी पैट्रिसिया सिम, और थाईलैंड के एलिफेंट रीइंट्रोडक्शन फाउंडेशन, इन दोनों ने मिलकर इस दिन की शुरुआत की थी, जो कि पैट्रिसिया सिम की डॉक्यूमेंट्री थी, एक रिटर्न टू द फॉरेस्ट, इससे प्रेरित थी। नेक्स्ट है दिशा अभियान। किस वर्ग के लोगों के लिए समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की एक पहल है? ग्रामीण महिला, बौद्धिक दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक या फिर प्रवासी श्रमिक? तो ये है आपका बौद्धिक दिव्यांगजनों के लिए। अब बौद्धिक दिव्यांगजन होते क्या हैं? तो आपने देखा होगा ऐसे बच्चों को जिनकी एज तो बढ़ जाती है, लेकिन जो उनका दिमाग होता है वो क्या होता है? वो बिल्कुल बच्चों जैसा होता है। वो बड़े तो हो जाते हैं शरीर से और एज से, लेकिन जो उनका माइंड है वो डेवलप नहीं हो पाता उनकी एज के अकॉर्डिंग। ऐसे ही बच्चे किस में आते हैं? बौद्धिक दिव्यांगजन में। दिशा अभियान बौद्धिक दिव्यांगजनों के लिए समान, गुणवत्तापूर्ण और मानकीकृत शिक्षा उपलब्ध कराने की एक विशेष पहल है, यानी कि आप कह सकते हो कि समावेशी शिक्षा देने की एक पहल है, जिसे महाराष्ट्र ने देश में पहली बार लागू किया है। यह अभियान दिव्यांगजनों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देता है, और इसके तहत राज्य के 453 विशेष विद्यालयों में एक अभिनव पाठ्यक्रम को लागू किया गया है। जिसे किसने विकसित किया है पाठ्यक्रम को? तो वो है आपका जय वकील फाउंडेशन के द्वारा इसे विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की अंडर 20 महिला फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर AFC U20 महिला एशियाई कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया है? थाईलैंड, जापान, म्यांमार या फिर वियतनाम? तो ये है आपका म्यांमार जिसको हराया है। भारत की अंडर 20 महिला फुटबॉल टीम ने यांगून में, कहाँ हुए थे ये? यांगून में था, म्यांमार को 1-0 से हराकर AFC U20 महिला एशियाई कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और ये जो उपलब्धि है, ये जो जीत है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें भारत ने 20 साल बाद इस टूर्नामेंट में अपनी जगह बनाई है, ये खिताब अपने नाम किया है, जिससे टीम और समर्थकों के लिए यह क्षण बहुत ही ऐतिहासिक और भावनात्मक है। नेक्स्ट है आपका रिमिट फर्स्ट टू इंडिया। किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया डिजिटल प्रेषण प्लेटफॉर्म है? HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक या फिर ICC बैंक के द्वारा? तो ये शुरू किया गया है आपका IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा। IDFC फर्स्ट बैंक ने रिमिट फर्स्ट टू इंडिया नामक एक उन्नत डिजिटल रिमिट्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। अब क्यों किया है ये लॉन्च, किस लिए किया है? तो ये किया है प्रवासी भारतीयों को तेज, सुरक्षित और शून्य ट्रांसफर शुल्क पर भारत में
धन भेजने की सुविधा प्रदान करने के लिए। यानी कि जो लोग बाहर कंट्री में रहते हैं और उन्हें यहाँ अपनी फैमिलीज को पैसे भेजने हो, मनी ट्रांसफ़र करनी हो, तो वो उन्हें तेज हो, उनका उसका प्रोसेस सुरक्षित हो यानी सेफ हो, और उसमें जो ट्रांसफर शुल्क है वो शून्य हो, इसके लिए इसे शुरू किया गया है। यह सेवा फिलहाल सिंगापुर और हांगकांग से उपलब्ध है और जल्द ही अन्य देशों में भी इसका विस्तार किया जाएगा। बैंक ने इसके लिए सिंग एक्स के साथ साझेदारी की है, जो सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकरण से लाइसेंस प्राप्त रेमिट्स प्रदाता है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय नौसेना में कौन से 2 अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट्स एक साथ कमीशन होंगे। यहाँ कमीशन का मतलब है कि एक साथ शामिल होंगे सेना में। आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस सूरत, आईएनएस उदयगिरी और नीलगिरी, आईएनएस उदयगिरी और हिमगिरी, आईएनएस हिमगिरी और वागशियर। तो ये हैं आपके आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी, जो एक साथ भारतीय नौसेना में शामिल होंगे। 26 अगस्त को भारतीय नौसेना में 2 अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट्स आईएनएस उदयगिरी F-35 और आईएनएस हिमगिरी F-34 एक साथ शामिल होंगे, जो पहली बार 2 अलग अलग भारतीय शिपयार्ड में बने युद्धपोतों की एक ही दिन कमीशन होने का अवसर है। यानी कि दोनों क्या हैं, अलग अलग शिपयार्ड्स में बने हैं लेकिन एक साथ शामिल हो रहे हैं। आईएनएस उदयगिरी है आपका मंचगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के द्वारा इसे बनाया गया है। प्रोजेक्ट 17A का ये दूसरा जहाज है। और आपका जो आईएनएस हिमगिरी है, इसे जो बनाने वाली कंपनी है वो है आपकी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा इसे बनाया गया है। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार का आयोजन किस विभाग के द्वारा किया जाता है। पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा, कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। तो ये किया जाता है पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग के द्वारा। पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कारों की 10वीं वर्षगांठ 18 अगस्त 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में मनाई, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह मुख्य अतिथि रहे। जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वो इसके मुख्य अतिथि थे। और इस पहल की जो शुरुआत हुई वो 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना से अनुभव पोर्टल के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। क्या उद्देश्य है इसे शुरू करने का? तो सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के संस्मरणों के माध्यम से भारत के प्रशासनिक इतिहास का दस्तावेजीकरण करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है इसे शुरू करने का। नेक्स्ट है आपका विश्व अंगदान दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 10 अगस्त, 15 अगस्त, 13 अगस्त या फिर 20 अगस्त? तो ये आपका मनाया जाता है 13 अगस्त को। क्यों मनाया जाता है? ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके अंगदान के लिए। जो गलतफहमियां लोगों के दिमाग में होती हैं उन्हें दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य है इसे मनाने का। अंगदान के महत्व पर जागरूकता फैलाने के लिए, भ्रांतियों को दूर करने के लिए और लोगों को दान के लिए प्रेरित करना, ये क्या है इसका मुख्य उद्देश्य है इसे मनाने का, इस दिन को मनाने का। यह दिन उन दानदाताओं को सम्मानित करता है जिन्होंने अपने अंग दान कर दूसरों का जीवन बचाया है। अंगदान जीवित अवस्था या मृत्यु के बाद भी किया जा सकता है, यानी कि अगर हम जिंदा हैं तब भी हम कर सकते हैं और मृत्यु के बाद भी हम कर सकते हैं, जिसमें हृदय,
यकृत, किडनी, फेफड़े, अंगनाशय और आंत जैसे अंग हैं तथा कर्निया, त्वचा और अस्थि मज्जा जैसे उत्तक यानी टिश्यू भी इसमें शामिल हैं। आपके अंग भी और ये टिश्यू भी आप क्या कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। एक लाइन है इस दिन के लिए, गिव द गिफ्ट ऑफ लाइफ, बिकम एन ऑर्गन डोनर एंड सेव द लाइफ ऑफ अदर्स। तो ये थे हमारी क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी ये आप जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, सोशल मीडिया पर क्लास को जरूर शेयर करें। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।